अभी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करेंगे। अपने पास क्या है, एक तरफ हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूट ले लिया, और दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। राइट, सॉल्यूट मैंने बोल दिया आपका B, और सॉल्वेंट मैं बोल देता हूं आपका क्या है, A। राइट, सॉल्यूट आपका B है और ये A कंसीडर कर लिया। तो यहाँ जो सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूट के, वो मैंने इस तरह से शो कर दिया आपको, B। राइट, और A के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ आपको, ये A के मॉलिक्यूल्स हैं। राइट, तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन को मैं यहाँ पर B करके मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन BB। राइट, उधर भी क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होगा A और A के बीच में। राइट, इसको हम A' से शो कर देते हैं। क्लियर है। अब जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन जो है मैंने इस तरह से यहाँ पर बना दिया आपके लिए एक सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग होगा, यानी कि अलग तो क्या, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हम पार्टिकल्स देखेंगे। तो ये आपके किसके पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए A के, तो इनके बीच में क्या दिखाई देंगे, B के पार्टिकल्स, यानी कि सर बीच में क्या आ जाएंगे, B के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, अब इसका जो इंटरेक्शन था, क्या था पहले B, क्या अब वो है, नहीं, क्यों, बीच में क्या आ गया, A आ गया। क्या A का इंटरेक्शन पहले जैसा है, नहीं, वो भी खत्म हो गया, क्यों, A के बीच में क्या आ गया, B आ गया। क्लियर है। तो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में क्या हुआ, पहले BB का इंटरेक्शन खत्म हुआ, A का इंटरेक्शन खत्म हुआ। राइट, और फिर एक नया इंटरेक्शन बना, कहाँ पे, A और B के बीच में। बात समझ आ गई। इस तरह से आपका एक सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशन बनने में क्या हुआ है, जब यहाँ पर ये BB का इंटरेक्शन खत्म हुआ होगा, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ, बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो क्या हुआ, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन में क्या लगता है, एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। राइट, उधर भी क्या हुआ, A का बॉन्ड भी ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रेकडाउन, तो यहां पर भी क्या हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। राइट, क्लियर है। जब ये दोनों मिले होंगे तो यहां पर क्या हुआ, A और B के बीच में इंटरेक्शन हुआ कि नहीं, A B को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गई। तो एनर्जी यहां पर क्या होगी, रिलीज होगी, रिलीज हुई एनर्जी। बात समझे। तो क्या हुआ है, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। जब ये मिले आपस में तो एनर्जी इवॉल्व हुई, यानी कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी उतनी एनर्जी बाहर निकल गई। क्लियर है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन बनने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, पहले क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक डाउन हुए, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और जब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिले तो वो एनर्जी बाहर निकल गई। क्लियर है। इस तरह से क्या हुआ, सॉल्यूशन में एनर्जी चेंज कितना आया, 0, यानी कि यहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट इवॉल्व हुई, चेंज इन हीट कितना आया, उसमें एंथैल्पी में चेंज कितना आया, 0। राइट, अगर मैं बोल देता हूं कि यहां पर मैंने इसका वॉल्यूम कितना लिया, 50 ml, यहां पर मैंने कितना लिया, 50 ml, और यहां पर ये वॉल्यूम कितना शो कर रहा है, 100 ml, एग्जैक्ट 100 ml शो कर रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम में भी चेंज कितना आया, 0। क्लियर है। तो यहाँ पर एंथैल्पी में भी चेंज 0 दिखा रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज 0 दिखा रहा है।
दूसरी बात क्या है, अगर हम बात करें इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर ए और ए के बीच का इंटरेक्शन, और इधर बी और बी के बीच का इंटरेक्शन, राइट, और इधर किसके बीच का इंटरेक्शन नोट करना है, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। किस बेस पर, एक तो इंटरेक्शन के बेस पर, राइट, और दूसरा किस बेस पर, एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ है, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है मिक्सिंग होने के बाद, एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, ये सारी बातें, वेपर प्रेशर में क्या चेंज हुआ है सॉल्यूशन में। तो ये सारी बातों को हम डिफाइन करेंगे, अभी देखेंगे उस हिसाब से कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कंडीशन लिखता हूं मैं कि हम किस कंडीशन पर, देखिए, इफ इंटरेक्शन बिटवीन ए, आपको पता है ऑलरेडी क्या है, बी आपको ऑलरेडी पता है, इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, राइट। क्या बताया आपको, यदि सोल्यूट का इंटरेक्शन, सोल्वेंट का इंटरेक्शन किसके इक्वल आता है, सोल्यूट और सोल्वेंट के इंटरेक्शन के इक्वल आता है, समझे बात को। यदि सोल्यूट का इंटरेक्शन, सोल्वेंट का इंटरेक्शन सोल्वेंट के इंटरेक्शन के इक्वल आता है, राइट, पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी बात, इफ डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, सोल्यूट और सोल्वेंट को मिलाने के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि जीरो है, राइट। डेल्टा एच एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, हीट एब्जॉर्ब की थी, उतनी बाहर निकल रही है, वो भी जीरो आ रहा है, क्लियर। तो ये तीन कंडीशंस पे पहले मैं बताता हूं क्या है ये। यदि किसी सॉल्यूशन में जो हमने बनाया है उसमें हमने देखा कि सोल्यूट का सोल्वेंट का इंटरेक्शन इक्वल आता है किसके, सोल्वेंट के इंटरेक्शन के, और मिलाने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तीसरी बात, डेल्टा एच एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग जीरो है। एंड फोर्थ, दिस सॉल्यूशन ओबे रोल्स लॉ, और अगर ये सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करता है, रोल्स लॉ क्या था, यानी कि अगर उस सॉल्यूशन में पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए है, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी है, एंड पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, राइट, द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी वगैरह में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से सिर्फ थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकली यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, फर्स्ट, द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ। दूसरी बात, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट सोल्वेंट का इंटरेक्शन इक्वल होता है किसके, सोल्यूट और सोल्वेंट के इंटरेक्शन के। तीसरी बात, सॉल्यूशन में मिलाने के बाद, यानी कि सोल्यूट सोल्वेंट मिलने के बाद डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज जीरो होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इट शुड बी आल्सो जीरो, ये भी जीरो ही होना चाहिए। क्लियर, बात समझ आ गई, ओके। उसके बाद दो तीन पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं, जैसे एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी क्या होगा। एंट्रोपी वैसे आप लोगों को पता होगा, 11th क्लास में आता है ये पॉइंट। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे आपने क्या किया, एक कमरे में बॉल्स को बिल्कुल अच्छे से अरेंज किया हुआ है, इस तरह से बॉल्स को अरेंज किया हुआ है, राइट, और किसी बच्चे ने आते इनको
पैर मार दिया और ये सारी इधर उधर हो जाती है, तो कितनी रैंडमनेस आई है। पहले 100% अरेंज थे, अगर डिसअरेंजमेंट इनकी जितने परसेंट डिसअरेंजमेंट होगी वही इनकी क्या होती है, एंट्रोपी होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, राइट। तो ऑब्वियसली है, अगर आप सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर एक कमरे में 5 ही बच्चे हैं तो उनका रैंडमनेस श्योर कम होने के चांसेस है, 50 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होने के चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा एस इंक्रीज, राइट। और डेल्टा एस इंक्रीज ऐसा नहीं है कि आइडियल सॉल्यूशन में बढ़ेगा, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बनेगा तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी, राइट। उसके बाद आ रही है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए गिब्स फ्री एनर्जी आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी को हम मेजर करते हैं सबसे पहले, मतलब प्रोसेस को चेक करके कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं? जो अपने आप होते चले जाते हैं, और उनका जी कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है या फिर पानी में चीनी डाल दी है, आप उसको छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद घुलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा, बेशक कम घुले लेकिन घुलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव आएगा, राइट। तो डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव, या लेस देन 0 भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये सारी बातें, ये सारी कंडीशंस जरूरी है किसी भी एक आइडियल सॉल्यूशन में होने के लिए, राइट। आइडियल सॉल्यूशन में ये कंडीशन होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब और भी आइडियल में ही बात करते हैं पहले कि हम आइडियल में और क्या कर सकते हैं। आइडियल में मैंने आप लोगों को एक ग्राफ समझाया था रोड्स लॉ के लिए। अगर ये ग्राफ आपको याद है, ये ग्राफ था, ठीक है ना। जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हम ग्राफ लेते हैं तो एक ही एक्सिस लेते हैं, वन साइडेड एक्सिस लेते हैं, इसमें डबल साइडेड एक्सिस लिया गया था। क्लियर? अगर यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है और एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, और एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है और एक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, राइट। तो ये ग्राफ था किसका? मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। क्लियर? तो यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, तो आपको बताया था कि पी नोट ए यानी कि सारा का सारा वेपर प्रेशर किसका होगा? ए का ही होगा। समझ गए बात को? और उधर मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। फिर हम इधर से इस साइड जब देख रहे थे तो यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसके हैं? बी के। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी, प्योर वेपर प्रेशर भी उसी का ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और जब आप इस साइड आओगे तो ये डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। क्यों? मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हो। तो ये पॉइंट क्या बताए गए थे आपको? ये पॉइंट थे आपके पी एस इज इक्वल टू, ये सम हो गया आपका पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और ये क्या था? अगर इसकी बात करें हम, ये क्या था आपका? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, राइट। और इधर वाला ग्राफ किसके लिए बताया गया था आपको? पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी। क्लियर? और उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ आगे रिक्वायर्ड होगा। तो दूसरी बात, अगर हम मानते हैं कि जो भी सॉल्यूशन रोड्स लॉ को फॉलो करता वो आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? वो इस ग्राफ को भी फॉलो करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया इसमें? इट मींस इट इज द ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होगा। अब आप सोचिए कि ये इतनी कंडीशंस एक सॉल्यूशन नहीं फॉलो करता है। जनरल डेली लाइफ में हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। इफ यू ट्राई टू मेक एन आइडियल सॉल्यूशन वी हैव टू टेक very less concentration of solute.
यदि आप एक आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो आपको उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत 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 कम करनी पड़ेगी। इट मींस इट शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर सकता है, अदरवाइज आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन सकता। क्लियर? कैसे? जैसे अगर मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी लिया और उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 ड्रॉप हम क्या डाल दें, लेमन वाटर की डाल दें, तो वहां पर क्या होगा, ना तो इंटरेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस होगी, ना ही वहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, ना ही वहां पर एंथैल्पी में कोई चेंज होगा, और ना ही वहां पर ये ग्राफ में कोई चेंज आएगा। राइट? तो ये कंडीशंस किसकी हैं? आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशन है। क्लियर? अगर इनमें से कोई सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, इट मींस दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसको आप क्या कहोगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। राइट? अगर हम बात करें पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा एग्जांपल कैसे होंगे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल? अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब आपके जो कंपोनेंट आप उसमें मिला रहे हो वो कंपोनेंट सेम पोलर नेचर के हों, यानी कि उनके बीच में, पोलर का मतलब समझ गए ना आपको, अगर पोलर नेचर सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के सेम चांसेस रहेंगे, सेम होने के काफी चांसेस रहेंगे। दूसरा, मॉलिक्यूल के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं कि पहला तो उनका पोलर नेचर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर कोई सोल्यूट सॉल्वेंट मिला रहे हो तो जैसे एग्जांपल के लिए ब्यूटाइल सोल्यूट में भी मिलेगा, ब्यूटाइल आपको सॉल्वेंट में भी मिलने के चांसेस रहेंगे, ताकि पोलर नेचर सेम हो जाए। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि साइज में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से पोलैरिटी में भी चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर है? तो मेन एग्जांपल को पहचानने में आप किस बात का ध्यान रखोगे कि उनका पोलर नेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, और दूसरा उनका साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। राइट? अगर हम इनके एग्जाम्पल करेंगे, अभी इसके जस्ट बाद इसके एग्जाम्पल करते हैं, वहां भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई सॉल्यूशन इन कंडीशंस को नहीं मानता है, कोई भी सॉल्यूशन इन कंडीशन को नहीं मानता है, तो वो सॉल्यूशन कैसा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल, तो आइडियल सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आप कहां से, मतलब किस तरह से आप पहचानोगे कि भाई ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। राइट? तो मैंने बोला था कि भाई एक तो उनका पोलर नेचर सेम होना चाहिए, और दूसरा पोलर नेचर के साथ साथ उनका क्या सेम होना चाहिए? ऑलमोस्ट साइज, मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। राइट? कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, सबसे पहले देखिए बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बेंजीन और टोल्यूइन, पोलैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। दूसरी बात, इनके मॉलिक्यूल के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। राइट? दूसरा एग्जांपल क्या होगा? नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। राइट? यानी कि इन है, दोनों के दोनों एल्केन है, इनकी भी पोलैरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट? उसके बाद ब्रोमो बेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, हाँ ब्रोमोबेंजीन प्लस आइडोबेंजीन, राइट? इसके अलावा इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। राइट? क्लियर? तो ये एग्जांपल अगर हम नोट करें, देखिए सबसे पहले बेंजीन टोल्यूइन
सेम पोलर नेचर रहेगा, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूल, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल से साइज में डिफरेंस नहीं रहेगा। दूसरा सेम पोलर नेचर, ज्यादा मॉलिक्यूल के साइज में डिफरेंट नहीं, इसमें 6 कार्बन है मैक्सिमम, इसमें 7 कार्बन। ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, राइट, क्लियर है। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइन, राइट। एक हो सकता है आपका क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन और इसमें डाइक्लोरोमीथेन, राइट। तो पहचानने में खास बात क्या है कि देखो इसमें भी एन है, मीथेन है, राइट, पोलर सेम है, राइट। इधर इथाइल इथाइल, इधर आपका बेंजीन बेंजीन, राइट, एन एन, और ये इनमें दोनों में कॉमन बेंजीन है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। तो आप क्या दो चीजें देखोगे, मॉलिक्यूल का साइज देखोगे और दूसरा पोलैरिटी को पहचानने की कोशिश करोगे। आप बता सकते हो कि ये आइडियल सॉल्यूशन है या फिर कैसा सॉल्यूशन है, राइट। इसके जस्ट बाद एक पॉइंट यहाँ पर ये भी रहता था कि आइडियल सॉल्यूशन की जो मैंने आपको ये सारी की सारी कंडीशंस मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन की ये बताई थी, दीज आर द कंडीशंस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो इन कंडीशंस में अगर हम बात करें तो ये कंडीशंस जो बताई थी कि भाई ए के बीच का इंटरेक्शन बी के बीच का इंटरेक्शन ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग 0 होना चाहिए। ये आइडियल सॉल्यूशन आपका किसको फॉलो करना चाहिए, रोल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनेगा। एंट्रोपी इसकी इंक्रीज होगी चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। और अगर कोई सॉल्यूशन बनता है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसमें डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, क्या वेपर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके पड़ने के चांसेस रहेंगे? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन जो पहले था ए के बीच में बी के बीच में, वही क्या है, उस इंटरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। इंटरेक्शन पहले भी वही था और सॉल्यूशन बनने के बाद भी वही है। तो इंटरेक्शन में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन बनने के बाद उसके वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन इन कंडीशंस को ना माने, कौन सी कंडीशंस को देखिए अभी मैं समझाता हूं। अगर कोई सॉल्यूशन इस कंडीशन को, इन कंडीशंस को नहीं मानता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन इन कंडीशंस को नहीं मानता है, क्या, देखिए ए सॉल्यूशन, सबसे पहले ए सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करता हो, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ए सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट सोल्यूट का, सॉल्वेंट सोल्वेंट का इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्वेंट के इंटरेक्शन से मैच नहीं करता हो, राइट, क्लियर। तीसरी बात, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ गया हो। डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 ना हो, राइट। दूसरा पी ए, यानी कि पी अगर टोटल प्रेशर की बात करें इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इसके इक्वल ना हो, राइट। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब ये भी डेफिनेटली होगी पी ए इज विल नॉट इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, इसके इक्वल नहीं होगा। और पी बी विल नॉट इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी, राइट, क्लियर है। वेपर प्रेशर में भी चेंज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा हो रहा है तो वेपर प्रेशर विल बी डिफरेंट फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, राइट। वेपर प्रेशर विल बी डिफरेंट, क्लियर। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं अगर ये डिफरेंट आ रही हैं, यानी कि
ये सारी कंडीशंस जिस भी सॉल्यूशन में है दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको आप क्या कहोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। समझे आप बात को? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी तो दो कंडीशन पैदा हो रही है। क्या देखते हैं, यहां से राइज करते हैं। पहली बात कि हो सकता है यहां से, ये बात हम यहां डिस्कस करेंगे कि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन, ठीक है ना, कम हो और ए बी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा हो। मेरी बात ध्यान से सुनना कि ए यानी कि सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कम है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बनता है उसका इंटरेक्शन ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है, राइट? ये भी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होगा, राइट? ए बी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है और जैसे ही ए बी आपस में मिक्स हुए वहां पर इंटरेक्शन कम हो गया। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि इंटरेक्शन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी तो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन अलग अलग होने की वजह से दो प्रकार का फिर से सॉल्यूशन बनेगा, राइट? तो हम इसी इंटरेक्शन को यहां पर डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, तो हमारे पास क्या है अभी, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एक कंडीशन मैंने इस साइड लिख ली, वो क्या है, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है किससे, ए बी के इंटरेक्शन से। दूसरी कंडीशन मैं इधर लिख देता हूं, दूसरी कंडीशन मेरी इधर लिखी हुई है, क्या है कि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन कम है किससे, ए बी के, राइट? आपको पता है, क्या पता है कि ए बी के बीच का इंटरेक्शन इक्वल नहीं होता किसके, ए बी के बीच में। अब वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, राइट? इंटरेक्शन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां इंटरेक्शन है, ये दिस इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे क्या होगा, इससे काफी सारी बातें अलग अलग आएंगी। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि अगर इंटरेक्शन, पहली बात तो ये है कि इंटरेक्शन किसका ज्यादा है, सोल्यूट सोल्यूट का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का ज्यादा था, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बना इंटरेक्शन घट गया। समझ रहे बात को? इंटरेक्शन was earlier high, but after adding force of interaction decrease, घट गया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट गया। अब क्या होगा अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट गया है तो, क्लियर, अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट गया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं रहेगी। अगर बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा दे विल एस्केप आउट, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हुआ, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा, वेपर, अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होगा, राइट? तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। देखो, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही वो क्या हो जाएंगे, वेपरेट होंगे। और जितना ज्यादा वेपरेट प्रेशर अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा यानी कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। पता होगा आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आ गई? तो वेपर प्रेशर जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से बॉयल जल्दी होगा,
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ को, यहाँ पर एक ग्राफ बना था, इस ग्राफ को मिडल में बना लेता हूं, जो कि मिडल से बेटर रहेगा, थोड़ा सा साइड में, चलो यहां बना लेता हूं इस ग्राफ को। ये ग्राफ था, कुछ इस तरह का ग्राफ हमने बनाया था, ऑलरेडी बना चुका हूं इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूं, राइट। यहां पर क्या था आपका, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका पी नोट ए और ये था आपका पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, और ये था आपका पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी। ये पी नोट बी था और दिस वाज द लाइन ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस पी बी, ये था, राइट। अब देखिए क्या बात हुई है, आपने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वेपर्स ज्यादा निकलेंगी, वेपर्स ज्यादा निकलेंगी तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वेपर प्रेशर का, ये कहां जाएगा, नॉर्मल से वेपर्स ज्यादा निकल रही हैं अब, तो ये वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल से ग्राफ किधर जाना चाहिए आपका, ऊपर की तरफ, राइट। इसके लिए भी किसका जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये सॉल्यूशन के लिए भी किसका आएगा, ऊपर की तरफ। तो ग्राफ ने कहां डेविएशन शो की, पॉजिटिव में डेविएशन शो की है। तो सॉल्यूशन का नाम क्या रखूं मैं, सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है, ग्राफ दिख रहा है आपको, पॉजिटिव डेविएट हो रहा है, क्यों, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। इसके बाकी पॉइंट्स पहले वहां डिस्कस करेंगे, बाकी फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो चलिए उधर क्या होगा, उधर आपने देखा कि इंट्रैक्शन हो सकता है कि ए बी का, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन बढ़ गया उमिलने के बाद, जैसे मैंने यहां पर लिखा है इंट्रैक्शन, क्या लिखा, इंट्रैक्शन वाज अर्लियर हाई, स्टार्टिंग में किस में ज्यादा था, ए और बी में ज्यादा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कम हो गया। उधर क्या बोल रहे हैं कि इंट्रैक्शन मिलते ही, सोल्यूट सॉल्वेंट के मिलने के बाद बढ़ गया है, राइट। तो इंट्रैक्शन इज हाई आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद इंट्रैक्शन हाई हुआ है। अगर मिक्सिंग के बाद इंट्रैक्शन हाई हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है तो मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल पाएंगे इतनी जल्दी से, एस्केप नहीं कर पाएंगे, वेपराइज नहीं हो पाएंगे, वेपराइज नहीं हो पाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर घट जाएगा। मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक शहद आपके पास और एक वाटर है, ठीक है ना। मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, ऑब्वियसली मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हनी में ज्यादा है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, राइट। दूसरी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा है, शहद में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो इसका मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, हाई होगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब देखिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ नहीं खींचेंगे हम, राइट। इसका भी ग्राफ नीचे की तरफ खींचेंगे, और ये वाला भी लाइन जो होगा आपका, इसका ये भी नीचे की तरफ आएगा। बात समझ आ गई। तो ग्राफ ने नेगेटिवली डेविएशन शो किया है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। बात समझ आ गई। तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, सॉल्यूशन को, इस प्रकार के सॉल्यूशन को नाम दिया जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन।
तो इसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, बात समझ आई। अब और बातें देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या बात आई थी कि इंटरेक्शन जो है पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया। अगर बाद में इंटरेक्शन कम हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, इंक्रीज, राइट। डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज, राइट। यहां पर पीए क्या होगा, पीए विल बी ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए, और पीबी विल बी ग्रेटर देन एक्स बी पी नॉट बी, राइट। और पीएस विल बी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। बात समझ आ रही है, क्लियर है, राइट। डेल्टा एस ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, चाहे वो कोई भी सॉल्यूशन हो, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसमें भी इंक्रीज होगी। डेल्टा जी वो हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, राइट। क्लियर है। तो ये सारी बातें किसकी हैं, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, राइट। क्लियर है। इनको मिनिमम बॉइलिंग, इनमें क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। एक लाइन आती है यहीं पे, मैं बता देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा। इनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि मिक्स होने के बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। और एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दो चीजों को मिलाकर एक मिक्स सॉल्यूशन बनाइए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, लेकिन मिक्स होने के बाद दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जब आप उनको गर्म करोगे, उनको हीट दोगे, तो बॉयल होने पर दोनों इक्वली अमाउंट में बाहर निकलेंगे, यानी कि आप उनको अब सेपरेट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। पहले क्या था, मान लेते हैं वाटर का 100 है और हनी का कितना है, या फिर अल्कोहल का कितना है, 60 डिग्री, दोनों को मिलाया। आप सोच रहे हो कि पहले 60 डिग्री वाला बाहर निकलेगा, नहीं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है, दोनों के मिक्स होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट भी एक ही हो जाता है लिक्विड का, और दोनों ही इवेपोरेट होंगे टेम्परेचर पर, तो उनको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। इसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्यों कहा गया, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, राइट। अब उस साइड चलते हैं हम, वहां पर क्या था, देखिए यहां पर हमने किया डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा वी। अगर आपको पता है कि सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन बढ़ गया तो एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग, ये भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। डेल्टा, उसके बाद आपको पता है कि पी ए जो होगा दैट विल बी लेस एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी लेस एक्स ए पी नॉट बी, और पी एस विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी। डेल्टा एस आपको पता ही है हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। और डेल्टा जी इट विल बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हर एक कॉमन सॉल्यूशन में डेल्टा जी क्या रहता है, आपका नेगेटिव रहता है। समझ में आई बात, ओके। उसके बाद है, इनको क्या कहा जाए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
एजियोट्रॉप। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कैसे होते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर। इनके एग्जाम्पल करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्या हुआ यहां पर कि इंटरेक्शन यहां पे इंटरेक्शन क्या हुआ, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन घट जाता है। पहले तो सोल्यूट का ज्यादा है, सोलवेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बना इंटरेक्शन घट गया। ऐसा क्या हुआ होगा, सोचने की बात है कि इंटरेक्शन घटने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने का मतलब क्या हुआ है कि जो पहले बॉन्ड थे शायद वो टूट गए हों। डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा कि जो सोल्यूट के बीच में या सोलवेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि जो बॉन्ड थे वो डिसोसिएट हो गया, राइट। और उसी की वजह से क्या हुआ होगा, उसी की वजह से ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, राइट। यानी कि कॉमन बात अगर हम करें तो यहां पर ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा कि यहां पर सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे डेफिनेटली वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। समझ में आई बात। हो सकता है कि सोलवेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो और उन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कौन आ गया हो, सोल्यूट आ गया हो, तो इसका मतलब वो बॉन्ड तो ब्रेक डाउन हो गया। बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा, इंटरेक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, राइट। और उस साइड ऐसा क्या हुआ होगा कि वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन में आपने देखा था कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का कारण क्या बताया कि वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ गया। सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का कारण क्या रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यानी कि जैसे ही सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मिले होंगे तो नए हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ना कुछ बने होंगे, जिनकी वजह से क्या हुआ होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा, राइट। तो इस वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके एग्जाम्पल समझाता हूं। तो अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इनके एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं आपको पहचान भी बताऊंगा, याद करने का थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा कि किस तरह से आप इनको पहचान सकते हो कि ये नॉन आइडियल में है या फिर आइडियल में है, राइट। अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसमें आप नोट कीजिए तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव डेविएशन में तीन चीजें क्या मिलेगी, एक तो अल्कोहल मिल सकती है, राइट, अल्कोहल। दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा ज्यादातर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और तीसरा आपको इसमें एग्जाम्पल में देखने को मिल सकता है CCl4। यानी कि इन चार में से मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, या तो आपको अल्कोहल मिलेगी, राइट, या फिर आपको CH2 कार्बन डाइसल्फाइड मिलेगी इनके एग्जांपल्स में, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल में। और नेगेटिव डेविएशन में आपको इसमें एक तीसरी चीज क्या मिलेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। तो देखिए एग्जांपल थे ये पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन में आपने ये देखा था कि ग्राफ जो है पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है, और पॉजिटिव डेविएट होने का मतलब क्या था, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो ये चीज लिंक करके समझेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, राइट। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ था, डेफिनेटली सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा क्या हुआ होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो जाता है, राइट। क्लियर। कैसे, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, और इसमें क्या डाल दिया गया, यानी कि साइक्लोहेक्सेन डाल दिया गया, या वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया गया, या एसीटोन डाल दिया गया, समझे आप।
तो इथाइल अल्कोहल में ये जो O और H है, राइट, देखिए इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं C2H5, ठीक है ना, और ये O और ये H। तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, यहां पर ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। तो इसका मतलब इथाइल का एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ होगा डेफिनेटली। क्लियर है, इथाइल का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ होगा। बात समझ आ गई भाई। तो ये CH3CH2OH, इस तरह से इथाइल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे। इसका मतलब उनमें तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही इसमें वाटर डाल दिया गया तो वाटर ने क्या किया, इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक डाउन कर दिया। या फिर जो एसीटोन डाला है वो क्या कर देता है, इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और ब्रेक डाउन अगर इसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, राइट। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो सोलवेंट के बीच में यहाँ पर मान लीजिए इंटरेक्शन है या फिर सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है, वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बनते ही वो कम हो जाता है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड पुराने जो है वो वीक मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दोबारा उतनी स्ट्रेंथ या फिर उतनी अमाउंट में बनते नहीं है, राइट। चलिए उस साइड हम डिस्कस करते हैं। तो ये याद रखिएगा, अल्कोहल CH2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको किस में देखने को मिलेंगे, मोस्टली आपको पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन के एग्जांपल में देखने को मिलेंगे। उधर आते हैं हम क्लोरोफॉर्म। ये देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब आता है, जब वेपर प्रेशर क्या हो जाए, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाए, राइट। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब सॉल्यूशन आपका गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा होने का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली बढ़ा है। बात समझ में आ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ा है तो इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर क्या हुआ है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हुई है। और इधर क्या हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है। तो वहां पर बॉन्ड बने हैं। कैसे बने होंगे, सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कॉमन सा एग्जांपल। हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म ये है आपका C, ये H, ये H और ये H, सॉरी Cl। क्लोरोफॉर्म में CH, बाय मिस्टेक Cl और ये H। बात समझ आ रही है। और उधर हम किसके साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, एसीटोन के साथ। तो ये एसीटोन CH3 और ये CH3। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाता है, इनके बीच में एक इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है एक्स्ट्रा, जो पहले नहीं थी। बात समझ आ गई। क्या होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो यहां पर क्या करेगा, पॉजिटिव क्रिएट करेगा। समझ रहे हो बात को। और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये -I इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का इफेक्ट शो करेगा। बात समझ आ रही है। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा बनने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा बनने की वजह से इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई सभी को। दूसरी बात, तो ये था आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट विद एग्जांपल। अच्छा, इसमें आप कैसे याद रखोगे, इसमें ज्यादातर एग्जांपल्स में आपको क्या मिलेगा, आपको एसिड्स मिलने के चांसेस रहते हैं। नेगेटिव डेविएशंस में एसिड्स मिलने के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर वो जैसे इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, राइट। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वाटर के साथ, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा।
समझ में आ गई बात। तो इसमें एसिड के मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल में। तो ये एग्जांपल भी हो गया आपका, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हो गया आपका, राइट, क्लियर है। और वेपर प्रेशर पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है इसका। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजियोट्रॉपिक क्या होता है, राइट। तब तक आप इसको उतारिए।